डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो पहला टॉपिक है हमारे डिस्कशन का वो है हमारा एसी जनरेटर क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम एसी भी कई बार रखते हैं, एसी भी लिखते हैं एक्रोनिम में, तो हम ये सिंपल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं जनरेटर, तो हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि इसकी वर्किंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो ये एक तरीके की मशीन है जो क्या करती है, जिसका क्या एम है कि वो मैकेनिकल जितनी एनर्जी है ना, उसको वो क्या करेगी, उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये कंसिस्ट करती है, एक रोटेटिंग कॉइल होती है इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक रोटेटिंग कॉइल होती है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और जो एंड्स होते हैं कॉइल के वो कनेक्टेड होते हैं एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू स्लिप रिंग्स। ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम फंक्शन ऑफ द टाइम की तरह लिखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं, ई से अगर डिनोट करें, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। जहाँ ई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ई नॉट हमारा बराबर होता है एन ए बी ओमेगा, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, a क्या है एरिया ऑफ कॉइल, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो हमारा जो बेसिक जो जानने वाली चीज़ है वो इतनी ही है। जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इससे ही पूछे जाते हैं। अब प्लॉट अगर हम इन दोनों के बीच में ड्रॉ करें, ये जो ईएमएफ ई है, ठीक है, और टी, तो क्या होगा, एक साइनोसॉइडल कर्व बनेगा। ठीक है। तो वैल्यू जो ई की होगी वो वैरी करेगी कॉन्टिन्यूसली और चेंज होगा पोलैरिटी के बीच में पीरियोडिकली, यानी कि माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट जाएगा। इसीलिए ईएमएफ जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं या एसी वोल्टेज कहते हैं। और एसी ईएमएफ और करंट अगर हम देखें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो एसी ईएमएफ है हमारा। अब एसी करंट हम कैसे करेंगे, वो हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अब हमें पीक वैल्यू, ये ई नॉट और आई नॉट क्या है, ये अपनी अपनी पीक वैल्यू है करंट और ईएमएफ की रिस्पेक्टिवली। ई नॉट की वैल्यू पता है तो यहाँ से आई नॉट कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय आर, सिंपल ओम्स लॉ यूज करते हुए, तो ये हो जाएगा एन ए बी ओमेगा बाय आर। ठीक है। तो ये पीक वैल्यू होगी एसी करंट की। देन मीन वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे कि एसी की मीन वैल्यू क्या होती है, तो मीन होती है इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है एसी की टेकन ओवर एक हाफ साइकिल। ठीक है। अब हमसे कोई पूछे मीन वैल्यू ऑफ एसी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हाफ साइकिल पे कैलकुलेट होती है, और इसको हम लिखते हैं ई एम इज इक्वल टू 2/पाई ई नॉट। वहीं पे करंट के लिए क्या होती है, आई एम इज इक्वल टू 2/पाई आई नॉट। ठीक है। ये हमारी मीन वैल्यू होगी। देन इसके बाद अब हमारा आता है आर एम एस वैल्यू क्या होती है एक एसी करंट की। तो आर एम एस वैल्यू जो है एसी करंट की वो होती है जो प्रोड्यूस करे सेम हीट एक कंडक्टर में एज अ गिवन एसी। तो आर एम एस वैल्यू जो होती है उसे हम वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। तो ई आर एम एस कितनी होती है, ये हो जाएगी ई नॉट बाय रूट टू। वहीं पे हमारा आई आर एम एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स जो पोलैरिटी हमारी एक एसी में चेंज हो रही है पर सेकेंड, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। और यही म्यू का जो रिलेशन होता है एंगुलर के साथ वो कितना होता है, ओमेगा हमारा बराबर हो जाता है 2 पाई म्यू के। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइम जब पोलैरिटी एक हमारी एसी में चेंज हो रही है पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी कहते हैं, और उसे हम डिनोट करते हैं म्यू से। और ये हमारा ओमेगा जो है उसे हम कहते हैं 2 पाई म्यू का रिलेशन डिफाइंड होता है। अब आगे हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पहला हमारा है प्योर रेजिस्टिव। अगर हम सपोज करें एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है एक जनरेटर से है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दी है आर,
और वो कनेक्टेड है एक लोड कंटेनिंग रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो इस केस में जो अक्रॉस द लोड हमारा जो ईएमएफ बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो ई हो जाएगा हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट इस लोड के अकॉर्डिंग होगा तो आई कितना हो जाएगा हमारा ई नॉट बाय आर प्लस दोनों आर का समीशन हो जाएगा इनटू साइन ओमेगा टी, यानी कि हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई जो है वो इन फेज रहेगा ईएमएफ ई के साथ, जैसे हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं सेम फेज रहेगा दोनों का। देन अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टर एसी सर्किट के बारे में। यहाँ पे अगर हमें एक इंडक्टर दिया है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है एल, ठीक है, वो कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से जिसकी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितनी गिवन है, ई हमें गिवन है ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट हमारा कितना गिवन है, इस केस में हमारा करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये जो आई नॉट है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ई नॉट बाय एल ओमेगा। एल ओमेगा क्या होती है, ये हमारी कहलाई जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जिसको हम XL से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो करंट है वो लैग करता है बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय 2। और इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस अगर प्योर एक इंडक्टर की लेंगे उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एल ओमेगा, ओमेगा एल भी कर सकते हैं, या इसको हम 2 पाई म्यू जो अभी हमने ओमेगा का फॉर्मूला निकाला था उसको डाल के भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये प्योर इंडक्टर का केस हो गया। देन अब हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटर के केस के लिए कि प्योर कैपेसिटर के केस में क्या होता है। अगर हमें कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, और वो कनेक्टेड है एक EC सोर्स जिसकी ईएमएफ दी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी गिवन है, ये है हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। और यहाँ पे ये जो 1 बाय ओमेगा सी है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको हम XC से डिनोट करते हैं, ठीक है। और XC की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी के इक्वल, और 1 बाय 2 पाई म्यू सी भी कह सकते हैं। इस केस में जो है हम देखेंगे कि करंट जो है वो लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2 ईएमएफ से। और इफेक्टिव एसी रेजिस्टेंस एक प्योर कैपेसिटर की उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, यहाँ पे हम रिएक्टेंस लिखें, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये की स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ये इस तरीके से हमारा मूवमेंट है, और ये XL जो है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, और ये है XC जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय म्यू के, ठीक है। देन डी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट जो कंटेन क्या करता है, रेजिस्टर भी, ठीक है, इंडक्टर भी और एक कैपेसिटर, पर अब ये जो कर रहा है ये सब है सीरीज में, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि अभी इस केस के लिए क्या होगा। जब रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर को हम कनेक्ट कर दे सीरीज में एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो जाती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो करंट रहता है आई, वो हमारा कितना रहता है, आई रहता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाती है, ई नॉट बाय जेड, जहाँ पे ये जो जेड है वो कितना है, जेड है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसको हम कहते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर हमें फॉर एग्जांपल ये दिया है कि अगर XL जो है वो ग्रेटर देन XC है, ठीक है, तो करंट लैग कर रहा है बिहाइंड EMF बाय द एंगल, तो इस केस में क्या होगा, फाई हमारा हो जाएगा
tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। वहीं पे अगर अब हमारा XL जो है वो लेस देन XC है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, करंट हमारा क्या है, लीड करेगा EMF को बाय एंगल phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। ठीक है, और अगर हमें एक RL सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, RL सर्किट के लिए क्या होगा हमारा, ये Z हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट, और phi कितना हो जाएगा, phi हमारा tan इनवर्स XL बाय R के इक्वल। वहीं पे अब हम बात करें तो यहाँ पे अब हमें RC सर्किट गिवन है, यानी कि L इंडक्टर नहीं है, तो Z हमारा कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, और phi कितना हो जाएगा, यहाँ पे phi हमारा हो जाएगा tan इनवर्स XC बाय R के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके लिए। तो यहाँ पे अभी हम इतनी थ्योरी डिस्कस करेंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं जो इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक AC जनरेटर है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करे एक आउटपुट वोल्टेज इस फॉर्म में, जहाँ T हमारा साइन सेकंड्स में दे रखा है और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है AC वोल्टेज की क्या होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन में जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा EMF की जो AC जनरेटर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये जो गिवन है 170 साइन 3777t, तो यहाँ आप देखें तो E नॉट की वैल्यू 170 है और ओमेगा की कितनी है, ओमेगा हमारा है 377 के इक्वल। और ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 377। ठीक है, तो हम यहाँ से म्यू की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगी 377 बाई 2 पाई। तो वैल्यू अगर हम डाल के देखें तो ये कितना हो जाएगा, 377 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 पाई करें तो ये कितना आएगा, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है 60.03 के। वैल्यू इसकी 60.3 आ रही है, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये 60 के इक्वल हो जाएगा, हर्ट्ज के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि पीक वैल्यू एक ऑल्टरनेटिंग करंट की 6 एम्पियर दे रखी है, हमें RMS वैल्यू निकालनी है करंट की। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट जो रहता है उसका ये रिलेशन होता है, जहाँ I नॉट जो है क्या दिखाता है, पीक वैल्यू। तो I नॉट कितना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 एम्पियर, और हमें निकालना है RMS। तो RMS का हमने रिलेशन भी लिखा था, वो कितना होता है हमारा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। अब ये कितना दिया है, 6 बाय ये कितना हो जाएगा, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो अगर अब हम देखें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर हमें फॉर्म में √2 ही दे रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपली जो है रैशनलाइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे हम RMS लिखेंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, IRMS इज इक्वल टू 6 बाय √2 इंटू ऊपर भी √2 से डिवाइड, नीचे भी √2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 6 √2 ये हो जाएगा 2, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 से ये 3। तो हमारा फाइनल जो वैल्यू है RMS की वो कितनी हो जाएगी, IRMS हो जाएगा हमारा 3√2 एम्पियर के इक्वल। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमारा ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि RMS वैल्यू जो होती है AC की 50 हर्ट्ज की वो 10 एम्पियर है। टाइम टेकन जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का कि वो रीच करे 0 से मैक्सिमम वैल्यू, और हमें बताना है कि पीक वैल्यू जो करंट की होगी वो क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, टाइम जो रीच कर रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू, 0 से वो क्या पहुंच रहा है, पीक वैल्यू तक। ठीक है, और RMS वैल्यू हमें गिवन है AC की, वो हमारी है 10 एम्पियर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। तो टाइम टेकन निकालना है कि वो 0 से जो मैक्सिमम वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ द करंट पहुंचेगा। तो पहले ये मैक्सिमम वैल्यू भी पहुंचे और फिर पीक वैल्यू कितने टाइम में पहुंचेगा, ये हमें बतानी है, और पीक वैल्यू करंट की निकालनी है। अब पहले तो IRMS हमें गिवन है, IRMS होता है हमारा
आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट जहाँ पीक वैल्यू है, तो सिंपली हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं, हो जाएगा रूट टू टाइम्स 10 के इक्वल। तो यहाँ से हम आई नॉट लिख सकते हैं, रूट टू कितना होता है 1.414 इंटू 10, तो ये 100 हो जाएगा। 4 अगर हम ये हटा दे तो 100 तक करके ये 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14.14 के इक्वल आएगा ना ये फाइनल वैल्यू। अगर हम 4 तक ले भी लें तो ये हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 14, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 14 की, सिंपली ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 14.14 एम्पियर। तो हमारी आई पीक वैल्यू ऑफ द करंट तो होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये है कि जब वो रीच करे मैक्सिमम ऑफ पीक फ्रॉम ज़ीरो, तो ये हम लिखते हैं कि T/4 जो है वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स 1/500 हर्ट सेकेंड्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम सिंपली हम कितना निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/200 सेकेंड्स के इक्वल, ठीक है। तो सिंपली हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, T/4 टाइम्स में मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी 5 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि रिएक्टेंस ऑफ कॉइल जब हम एक डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई यूज़ करें, यानी कि 220 वोल्ट 50 साइकिल्स की, वो 100 ओम है। सेल्फ इंडक्टेंस हमें कॉइल की निकालनी है कि वो कितनी होगी। हमने अभी ये जब एसी सर्किट्स पढ़े थे तो उसमें हमने सेल्फ ये देखा था कि रिएक्टेंस ऑफ कॉइल कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो हमें XL कितना डिफाइंड होता है एक इंडक्टेंस का, यानी कि जब इंडक्टर सर्किट गिवन है, ये होता है ओमेगा टाइम्स L, और ये अब हम सिंपली लिख सकते हैं 2 पाई न्यू टाइम्स L के, ओमेगा की वैल्यू ये भी होती है। अब हमें यहाँ से L निकालना है, तो L कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा XL बाय 2 पाई न्यू के इक्वल। XL हमें कितना गिवन है 100 ओम, ठीक है। रिएक्टेंस हमें 100 दे रखी है, 2 × पाई 3.14 ले लो, और हमें 50 दे रखी है फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.32 हेनरी के इक्वल। तो जो हमारा ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आप देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे गए हैं, और ये हमारा आज का पार्ट 1 वीडियो था ऑल्टरनेटिंग करंट का। नेक्स्ट में सीरीज रेजोनेंस ऑन ट्रांसफार्मर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीरीज़, हमारे चैनल को देखते रहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।